Hello student, myself Ashish. I am going to discuss the solutions of TSC Genesis Classes Private Limited, and today we are going to discuss the solution of class 10th chemistry, and this is your first question. A sample of aqueous CuSO4 was divided into two equal parts. Through one of these H2S gas was passed and through the other a small amount of dilute ammonia solution was added. तो आपको इसमें देखो बच्चों क्या करना है कि आपके पास एक XY टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, दैट एक सॉल्यूशन है CuSO4 का। तो ध्यान से आप देखिएगा, CuSO4 का एक सॉल्यूशन है जो कि एक्वस है। अब आपको पता है कि एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट वाज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इन्होंने टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और वन पार्ट्स इन्होंने क्या किया, H2S गैस को पास कर दिया, ठीक है, प्लस H2S गैस हम लोग पास कर देते एंड दूसरे से इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन को पास कर दिया। तो ये डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन हमने दूसरे से पास कर दिया, ठीक है। Then the color of the precipitate formed in these two cases will be respectively, तो हमें कलर इसका बताना है कि एक्वस CuSO4 के साथ एक बार H2S की रिएक्शन हो जाएगी और एक बार डाइल्यूट अमोनिया की रिएक्शन हो जाएगी। तो बच्चों आपको पता है कि इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें कॉपर सेकेंड सल्फाइड बनता है, कॉपर सेकेंड सल्फाइड आल्सो नोन एज क्यूप्रिक सल्फाइड, एंड प्लस इसमें बन जाएगा H2SO4। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आपको अच्छे से पता है 10th क्लास में कि CuS एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बेसिकली यहाँ पर बनते हैं, और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड है CuSO4 टू डाइल्यूट अमोनिया। डाइल्यूट अमोनिया के साथ ये एक इस टाइप का कंपाउंड बनाता है, CuNH3 SO4। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये किस टाइप का कंपाउंड बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, और ये आपने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर, आपको अच्छे से पता है कि इस टाइप के जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखने वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इनको एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट क्या करते हैं, इस तरीके के जो सॉल्ट होते हैं, अब आप इनको देखोगे तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली आयंस नहीं देगा, ये क्या देगा, एक तो ये सल्फेट आयन दे देगा और दूसरा ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा, ये ब्लू कलर का है, और CuS आपको पता है क्यूप्रिक सल्फाइड जो कॉपर सेकेंड सल्फाइड है वो ब्लैक इन कलर होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ब्लैक एंड ब्लू है, तो ब्लैक एंड ब्लू यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको ध्यान से देखना, आपने रेडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की, आपको पता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, वन ऑफ द पॉइंट। दूसरा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा, अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपना की पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। इस सब का अपोजिट आप लगा लो रिडक्शन में, क्योंकि जो रेडॉक्स जो रिएक्शन बना हुआ है, जो रेडॉक्स वर्ड बना हुआ है बच्चों, वो क्या है, रेडॉक्स मीन है, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन है ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जब भी होगा साइमल्टेनियसली होगा, अकेला नहीं होगा कि रिडक्शन अलग हो रहा है ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होते हैं। अब आप ध्यान से इसमें देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको इसमें देखो क्या करना है, अब आप इसमें देखिएगा ध्यान से, Mg प्लस Cl2, ये आपकी पहली रिएक्शन है, Mg प्लस Cl2, इससे आपका बन रहा है MgCl2। आपको बताना है रेडॉक्स है कि नहीं। देखो आपने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल बहुत अच्छे से पढ़े हुए, मैं बता दूं आपको कि जब एक न्यूट्रल एटम होता है, एक इंडिविजुअल एटम होता है, तो उसके ऊपर चार्ज 0 आ जाता है। क्यों?
चार्ज क्यों 0 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, वो अपना फ्री है, तो उसके ऊपर चार्ज 0 है। Cl2 ने खुद के साथ कंबाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है कोई भी, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 आएगा। फिर Mg का कितना होगा, तो सबको पता है बच्चों कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 का आता है। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर हमने +2 रख दिया, और क्लोरीन के ऊपर आपको पता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबके ऊपर -1 का चार्ज आता है। तो ठीक है भाई, मैग्नीशियम से हम कहाँ गए, Mg में गए तो +2 हो गया, क्लोराइड यहाँ क्लोरीन से 0 से गए -1 हो गया, तो 0 से +2 हुआ है, तो 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन होता है, और 0 से -1 माइनस में चला गया, कम हो गया, मतलब रिडक्शन होता है। डेफिनेटली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। CuO प्लस H2, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यहां पर गिवन है, और बनाया हुआ है इन्होंने Cu प्लस H2। अगर आप इसको देखोगे तो कॉपर +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन खुद के साथ जुड़ा हुआ है, 0 लगा दो, कॉपर इंडिविजुअल है, 0 लगा दो, नो चार्ज। ऑक्साइड -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। डेफिनेटली ये भी क्या है, एक रेडॉक्स है, क्योंकि कॉपर +2 से 0 जा रहा है, और आपको अच्छे से दिख रहा है कि +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। देन -2 से ऑक्सीजन किधर गया, तो भाई -2 से ऑक्सीजन किधर चला गया, -2 से ऑक्सीजन गया, -2 से ऑक्सीजन -2 हो गया। ठीक है, बट ये +2 से कॉपर इसमें कितना जा रहा है, 0। ठीक है, हम इससे नहीं देखेंगे, हम देखते हैं इसको, हम किससे देखेंगे, हम देखेंगे इसको हाइड्रोजन से। देखो हाइड्रोजन 0 से कहाँ गया, +1 चला गया, तो ऑब्वियसली इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। 2 ये क्लियर हो गए, ये भी रेडॉक्स है, ये भी अपना आंसर नहीं है। तीसरा आप देखोगे ध्यान से, तीसरा अपने पास है बच्चों AgNO3 प्लस NaCl। ये आपको अच्छे से दिख रहा है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आल्सो नोन एज मेटाथीसिस रिएक्शन। ओके, AgCl है प्लस NaNO3 है, डबल डिस्प्लेसमेंट सबने पढ़ा हुआ है कि भाई AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं व्हाइट कलर के, एंड इसके अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करो तो देखो NO3 -1 होता है, NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो जब NO3 पे -1 है तो सिल्वर पे +1 होगा, क्योंकि पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो जब +1 इसके ऊपर है तो -1 एनायन के ऊपर होगा। जब कैटायन पे +1 है सोडियम पे, तो क्लोरीन पे -1 होगा। ठीक है, जब सिल्वर पे +1 है तो क्लोरीन पे -1 है, Na पे +1 है तो NO3 पे -1 है। आप देखो क्या इसमें सिल्वर चेंज हुआ, +1 to +1 नो चेंज। क्या इसमें सोडियम चेंज हुआ, +1 to +1 नो चेंज। क्या इसमें क्लोरीन चेंज हुआ, -1 to -1 नो चेंज। कोई भी चेंज नहीं आ रहा है रेडॉक्स में। रेडॉक्स रिएक्शन जब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अगर आपको देखना है आप लास्ट देख लो, आपको समझना है आप लास्ट इसको समझो। अब देखो इसको ध्यान से, लास्ट एग्जाम्पल को, लास्ट एग्जाम्पल देखो अपने पास क्या है, MnO2, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, +4HCl है, तो आप डायरेक्ट HCl भी लिख सकते हैं। MnCl2 है, और प्लस आपके पास क्या है, H2, और प्लस आपके पास Cl2 है। इसमें पता करना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो आप देखो इसमें ध्यान से, Mn+4 हो जाएगा। क्यों +4 हो जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो -4। जब एनायन -4 है तो कैटायन कितना होगा, +4 होगा। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। ठीक है, Mn यहाँ पर +2 है, Cl2 अपना 0 आ गया। अब आप देखो Mn को देख लो, Mn +4 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। Cl -1 से 0 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। आंसर अपना आ गया C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हियर इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं अगला है अपने पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। आपकी इसको देखना है, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, Mn प्लस, आप इसका आराम से पहले रेडॉक्स रिएक्शन से डिसाइड करो। MnO2 है प्लस एल्यूमिनियम है, इससे बन रहा है Mn
प्लस Al2O3, हीट से हमें कोई लेना देना है नहीं, हीट रेडॉक्स में काउंट नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है, देखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो Mn यहां पर क्या है, Mn है +4 और इधर Mn हो गया 0, तो डेफिनेटली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन तो है। एल्यूमिनियम 0 है, इधर हो गया +3। तो आप देखो +4 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, और ये 0 से कहां जा रहा है, +3, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको अच्छे से पता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बच्चों कि जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब MnO2 अंडरगो रिडक्शन मींस MnO2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसको देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो एल्यूमिनियम इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है भाई। एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, आल्सो नोन एज रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। सो बी वाला कह रहा है कि हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। बी कह रहा है एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि गलत है। तो बी जिस भी ऑप्शन में बी है उसको एलिमिनेट कर दो आप। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या MnO2 रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल MnO2 रिड्यूस हो रहा है, तो सी यहां पर सही है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। ठीक है भाई, इसको पता करना है कि एल्यूमिनियम, और क्योंकि देखो हीट रिलीज हो रही है, अगर हीट को राइट हैंड साइड लिखा हुआ हीट रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, ए अपना है, सी अपना करेक्ट है। लास्ट चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। आपको अच्छे से पता है कि इसमें एक्टिविटी सीरीज होती है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम पोटेशियम। इसको अगर हम देखें, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन कोबाल्ट निकिल। तो देखो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम यस मोर रिएक्टिव है, तो डी अपने पास भी करेक्ट है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो अपने पास आंसर आ गया ACD। ठीक है, आंसर अपने पास आ गया ACD करेक्ट स्टेटमेंट का, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर है बच्चों द रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन इज। ठीक है, इसके अंदर देखना है ऑड, आपको सिलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिएक्शन आपको यहां से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम लाइमस्टोन। तो आपको अच्छे से पता है कि लाइमस्टोन इज CaCO3 और उसको हीट करोगे आप तो CaO प्लस CO2 रिलीज होता है। ठीक है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, नो डाउट। इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये एक थर्मल यहां पर डिकम्पोजिशन आएगा। ठीक है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन यहां पर होगा। 1 मिनट। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बनाना और प्लस O2 यहां पर रिलीज होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बनाना इज नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस है। बच्चों आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ मेटलर्जी के अंदर कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया करते हैं, एल्यूमिनियम उसी कैटेगरी में है। सो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहां पर, नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन। बाकियों का थर्मल डिकम्पोजिशन है, हम कार्बोनेट को ब्रेक कर सकते हैं थर्मली। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर एक बाई कार्बोनेट को हम लोग हीट करें तो वो हमको देगा कार्बोनेट देगा Na2CO3, वो हमको देगा CO2, वो हमको देगा वाटर। सो डेफिनेटली इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये भी थर्मली ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ मर्करी फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका HgO हो जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरिक होता है Hg+2, ऑक्साइड होता है -2, HgO हो गया। इसको भी आप हीट करते हैं, हीट करने से आपका Hg+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये भी आपके पास एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। इसको भी आप थर्मली हीट करते हैं तो आपको
ऑब्वियसली दिख गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो एक इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, एंड दिस इज ऑड from other 3 option, the reaction that differ from rest of the reaction. Second reaction different है because second reaction undergo electrolysis, not thermal decomposition. Okay, अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू रिएक्ट विद 8000 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, आपको कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एक रिएक्शन लिख करके बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू रिएक्ट विद 8000 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. आपको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन में लाना है. सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपको रिएक्शन में लाना है, और आपको अच्छे से पता है कि इससे कैल्शियम सल्फाइड बनता है, CaSO3 बनेगा. कैल्शियम सल्फाइड इससे बन जाता है, और कैल्शियम सल्फाइड के साथ यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो जाएगी. अभी ये एक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो देखो इसके अंदर अगर आप बैलेंसिंग इसमें करोगे तो कैल्शियम दोनों साइड इक्वल है, सल्फर देखोगे दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन 3 to 5 हो गया, 3 to 5 हो गया, कार्बन यहाँ पर इक्वल है. तो रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. जब रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस्ड हो रखी है तो हमें क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, जो कि कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है, 8000 kg के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. 8000 kg है सल्फर डाइऑक्साइड का. आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको ये पहले स्टोइकियोमेट्री में ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मास आपस में इसका रिएक्शन कर रहा है. तो आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं, इसके 1 मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल है. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल. आप इसका मास कैलकुलेट करो कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा. कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मास निकालोगे CaCO3 का, तो वो आपका कितना आएगा, कैल्शियम हो जाएगा 40 प्लस आपके पास कार्बन आएगा 12 प्लस ऑक्सीजन आएगा आपके पास 6, ऑक्सीजन आएगा आपके पास 16, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है. तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, 100 ग्राम निकल के आ जाएगा. तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पर 32, यानी कि कितना हो जाएगा 64 ग्राम. ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री से आ रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 64 ग्राम SO2 के साथ रिएक्शन दे रहा है. अब आपको दिया हुआ है कि 8000 kg कितना रहेगा, तो आप इसको आसानी से kg में चेंज कर लो. kg में चेंज कर लिया भाई हमने, 0.1 kg हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया 0.064 kg अपने पास आ गया. ठीक है, अब आपको दिया हुआ है 8000 kg. 8000 kg के साथ कितना रिएक्शन करेगा, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि 0.1 kg के साथ 0.064 kg रिएक्शन दे रहा है, तो 8000 kg के साथ कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 8000 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, और डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया 0.064. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12500 kgs. 12500 kgs आपका आंसर आ जाएगा. आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस जस्ट आपको स्टोइकियोमेट्री ध्यान रखना है कि कैल्शियम पहले रिएक्शन को लिखो, पहला स्टेप, दूसरा उसको बैलेंस करो, और तीसरा क्या आपको गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है उसको आपको लिखना है. यूनिट्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि यूनिट या तो केजी में हो या फिर ग्राम में हो, तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो आंसर आपका आ गया, आंसर सी है 12500 kgs. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं. देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सब्सटेंस ए रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस बी. इस टाइप के बहुत क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, ABCD टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इसको आप देखो ध्यान से. A substance A react with another substance B. ठीक है भाई, A रिएक्शन कर रहा है B के साथ to produce the product C and a gas D. Okay, D क्या है, गैस है. If a mixture of a gas D, गैस D का मिक्सचर, ये बोल रहा है कि गैस D का मिक्सचर प्लस अमोनिया
अगर पास किया जाए थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी का एक्वस सॉल्यूशन बना करके उसमें पास कर दो तो बेकिंग सोडा बन जाता है। और ये हमको यहाँ पर क्लू मिल गया है कि NaHCO3 दैट बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है। अमोनिया सोडा प्रोसेस से आपको अच्छे से याद है, सोलवे प्रोसेस से आपको अच्छे से याद है, दोनों का सेम ही प्रोडक्ट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं अमोनिया सोडा या फिर सोलवे प्रोसेस से। उसमें आपको अच्छे से पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको कब मिलेगा। अमोनिया के साथ आप लोग क्या पास कर देते हो, अमोनिया के साथ आप लोग जो गैस पास करते हो दैट इज डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमोनिएटेड सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्वस सी आपको याद आ रहा है, यस ब्राइन सॉल्यूशन, डेफिनेटली ब्राइन सॉल्यूशन आपको याद आ गया दैट NaCl प्लस वाटर जब होता है भाई, NaCl का अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन बना दोगे तो इससे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये आपके पास NaCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, आल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। अब आप इसको मिला दो, आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल के आ जाएगा। इसको ऊपर रख दो तो D है आपके पास CO2, C क्या है भाई अपने पास NaCl। अब अपने को ये पता लगाना है कि NaCl प्लस CO2 कैसे मिला होगा, A और B क्या होगा। इसके बारे में कोई हिंट नहीं है, द सब्सटेंस A एंड ABCr। तो इसमें से ABC क्या होंगे तो आपको पता है, A और B आप कुछ भी इसमें से मार्क कर सकते हैं। लाइक आपने HCl या सोडियम कार्बोनेट, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट और HCl दोनों रिएक्शन करके आपको NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। सो आपके पास ऑप्शन में ABC पूछा हुआ है, C डेफिनेटली NaCl है, नो डाउट। और जैसे ही आपने C NaCl देखा तो आपने B ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि NaCl है आपके पास C, B है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, A हो जाएगा HCl। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% C क्या आएगा, NaCl आएगा। बस जैसे ही आपने देखा आपने उसमें आंसर लगा दिया तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीप्रोटिक। ये एम्फीप्रोटिक क्या होता है भाई, एम्फीप्रोटिक वो स्पीशीज होती हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकती हैं, जो हाइड्रोजन को ले भी सकती है। हाइड्रोजन मतलब मेरा है जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकती हैं या फिर प्रोटॉन को ले भी सकती हैं, उन स्पीशीज को एम्फीप्रोटिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक से भी आप लोगों को पता है कि एसिड और बेस जो दोनों की तरह रिएक्शन करते हैं दैट आर एम्फोटेरिक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीप्रोटिक इन नेचर, आपको पता है। इसमें से आप किसको लोगे, अगर मैं लेता हूं HPO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव में मेरे पास एक ऑप्शन है कि इसमें से मैं हाइड्रोजन निकाल लेता हूं और इसमें हाइड्रोजन जोड़ लेता हूं, क्योंकि भाई दोनों चीजें होनी चाहिए। एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि उसमें से प्रोटॉन निकाल भी सकते हैं और प्लस उसमें उसी के अंदर प्रोटॉन जोड़ भी सकते हैं और एक सब्सटेंस बनना चाहिए। सो HPO4 2 नेगेटिव में अगर मैं प्रोटॉन हटा देता हूं, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो बन जाएगा PO4। -2 पहले से था, अब आपने एक H पॉजिटिव इसमें हटा दिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा, तो ये फॉस्फेट आयन बन गया PO4 3 नेगेटिव। और HPO4 2 नेगेटिव में आपने एक और H प्लस ऐड कर दिया तो H तो हो गए 2, PO4 भी ठीक है। चार्जेस का क्या होगा, -2 चार्ज था, आपने +1 ऐड कर दिया तो +1 -1 कैंसिल हो गया, ओवरऑल चार्ज आया -1। ठीक है, तो ये स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आपके पास एम्फीप्रोटिक है, मतलब इसमें आपने हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को रिमूव भी कर सकते हैं और इसी से ऐड भी कर सकते हैं। आप किसी में भी देखो, बाकी किसी के भी अंदर ये अपने पास फंक्शन नहीं है। आप F में देखो प्रोटॉन है ही नहीं रिमूव करने के लिए, PO4 3 नेगेटिव को देखो उसके अंदर प्रोटॉन नहीं है रिमूव करने के लिए, और D के पास प्रोटॉन नहीं है रिमूव करने के लिए। देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, दैट B इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 8th क्वेश्चन है द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 5 × 10⁻⁴ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। देखो ये एक pH का यहाँ पर क्वेश्चन है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का, और इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ऐसा एक्वा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर pH निकालना है सॉल्यूशन का, और मोल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट 5 × 10⁻⁴ मोल्स आपके पास गिवन है।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका एन फैक्टर होता है 2। एन फैक्टर 2 होने का मतलब है कि भाई ये कंपाउंड 2 OH डोनेट कर सकता है, 2 OH इसमें से बाहर जा सकते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर हो गया 2। मोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं 5 × 10⁻⁴ मोल्स। निकालना क्या है? पीएच निकालना है। अब पीएच निकालने के लिए, और ये है बेस, तो क्या आएगा? पहले तो पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं ना, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पीओएच, उसके बाद 14 में से पीओएच को माइनस करेंगे और अपने पास आ जाएगा पीएच। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेटेजी है कि पीओएच कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये एक बेस है, और 14 में से माइनस कर लेंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है, अब पीओएच कैसे निकालोगे? पीओएच क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है, और उसको निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है? मोलैरिटी यूज करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपको इसको लीटर में लेना है, नहीं तो आप उसको कन्वर्ट करो, तो ये लीटर में ही होना चाहिए। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 × 10⁻⁴ मोल्स इसके गिवन है। वॉल्यूम अगर आप लीटर में देखोगे तो वॉल्यूम अपने को 100 ml दिया हुआ है, तो वॉल्यूम 100 ml, ठीक है, हम यहाँ पे 100 ml ले लेते हैं। अगर मैं इसको किस में रखूं, मैं इसको लीटर में रखता हूं तो डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, 1000 अपना ऊपर आ जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये अपने पास भाई कितना आ जाएगा, ये अपने पास ये कट जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10, और 5 × 10⁻⁴ अपने पास × 10 हो गया, 5 × 10⁻3। ठीक है, अब इसका ये तो इसकी मोलैरिटी आ गई, बट अभी इसमें क्या करना है? इसका एन फैक्टर है 2 और ये हमने मोलैरिटी निकाली है सिंगल के लिए। हमें क्या करना है? बिकॉज ऑफ एन फैक्टर 2 हमें यहाँ पर 5 × 10⁻³ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एन फैक्टर 2 है, वो 2 OH डोनेट करेगा। तो 5 × 10 यहाँ पर कितने हो गए? ये 10⁻²। मोलैरिटी कंसंट्रेशन इसकी निकल के आई, और कंसंट्रेशन का यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन आई कितनी? 10⁻² m। और आपको पता है कि अगर इसको POH मैं कैलकुलेट करता हूं तो जितना पावर है उसको मैं प्लस में लिख लूंगा, तो भाई POH आ जाएगा मेरे पास 2, और POH 2 आ गया तो pH कितना आ जाएगा? pH मैंने पहले ही बताया है कि आप 14 में से POH को माइनस कर लो, आपके पास pH कितना आ जाएगा? 12। सो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा, pH इस सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? pH हो जाएगा इस सॉल्यूशन का 12। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, pH इस सॉल्यूशन का आ जाएगा 12। ठीक है, लास्ट, ओके, सेकेंड लास्ट यहाँ पर है द डेंसिटी ऑफ अ 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% ऑफ H2SO4 बाई मास विल बी। तो इसमें काफी चीजें देखो समझनी है। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी अपने पास कितनी गिवन है? अच्छा, डेंसिटी अपने को निकालनी है, डेंसिटी ग्राम पर ml में निकालनी है। मोलैरिटी इसकी दी हुई है, m इसका दिया हुआ है 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 29%। तो वेट बाय वेट यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज 29%, और 29% मतलब 29 ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 29 ग्राम तो ये हो गया। सो डेंसिटी इसका 3.60 मोलैरिटी, डेंसिटी इसका आपने को कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन गिवन है, और ये 29% गिवन है। सो इसको मैं फॉर्मूले में रखता हूँ कि मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई वॉल्यूम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वॉल्यूम तो कहीं है नहीं, बट इसमें डेंसिटी की बात की हुई है, और मैं वॉल्यूम वाले टर्म को डेंसिटी से रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई? मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। सो रिमूव कर दो, रिमूव मैंने कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? m/d कर दिया, बस खत्म। m/d मैंने d कर दिया, और यहाँ पर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये मोलैरिटी कितना गिवन है? 3.60 की मोलैरिटी गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपने पास है 29 और मोलर मास होता है इसका 98 ग्राम।
ये अपने पास मोल्स आ गए, ठीक। 29 डिवाइडेड बाई 98 अपने पास मोल आ गए, तो हमने रख दिया 28 डिवाइडेड बाई 98, 29 डिवाइडेड बाई 98 रख दिया। और मोलैरिटी, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन भाई कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, वेट बाय वेट परसेंटेज 29 है, सो 29 ग्राम तो सॉल्यूट है, बट टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का है। सो सॉल्यूशन अपने पास आया 100 ग्राम डिवाइडेड बाई यहाँ आई डेंसिटी। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व आप इसको आसानी से कर सकते हो, ये आपका आसानी से इधर सॉल्व हो जाएगा, ये कितना, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000 करना पड़ेगा, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, इधर 0.3 आया, इसको आप कैलकुलेट करोगे 0.3 इधर आपके पास आया, और 0.3 इधर आ गया आपके पास 300 डिवाइडेड बाय आ गया 100 डिवाइडेड बाय डी आया इज इक्वल टू, और डी हमने ऊपर इसमें भेजा, तो डी इसमें ऊपर गया, तो डी चला गया ऊपर, तो इसमें हो गया ये डी इधर, और ये 100, और यहाँ पर आ गया 1000, ठीक है। इधर ये आ गया आपके पास, नहीं ये तो आपके पास कितना है, इक्वल टू, ये तो आपके पास कितना है 3.60 भी तो है, तो ये आपके पास 3.60 के इक्वल है ये, है ना। और इनटू इसको हमने 1000 तो कर ही लिया, तो डेंसिटी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, डेंसिटी आ जाएगा 3D, तो डेंसिटी आ जाएगा आपके पास, आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको कर लो कि 3D इक्वल टू 3.60, और डेंसिटी कितना आ गया 3.60 को डिवाइड मार दो किसके साथ, 3 के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली कितना 1.22 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को एक बार देख ले ध्यान से। मैं फॉर्मूला आपको एक बार और बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला हमने लगाया मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये लगभग आपका 0.3 के बराबर आ जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है 0.3 के बराबर, क्योंकि आप एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आप 0.229 भी नहीं, बट इतना आप कर सकते हैं। और m/d वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में, छोड़ दिया हमने डेंसिटी से उसको रिप्लेस किया मास अपॉन डेंसिटी का। सारी वैल्यूज को तसल्ली से हमने यहाँ पे पुट किया। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर डेंसिटी है ग्राम पर ml में, और हमें सब कुछ निकालना है लीटर के अंदर। सो हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसको 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ml था तो इसलिए हमने 1000 से इधर मल्टीप्लाई मार दिया। आपका आंसर आ गया 1.22 ग्राम पर ml। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान इसमें बैलेंसिंग है, आप इसको बना सकते हैं। देखो MnO2 प्लस NaCl, और आपके पास क्या है प्लस H2SO4 है। ठीक है भाई, इसको हम लोगों ने किया, इससे प्रोडक्ट आपको गिवन है MnSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, NaHSO4 है प्लस Cl2 है, और प्लस आपके पास क्या है वाटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने बैलेंसिंग को स्टार्ट किया। बैलेंसिंग पहले किस किस की करनी है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन को छोड़ करके, जो आपको नए एलिमेंट दिख रहे हैं उनको बैलेंस करो। Mn कितना है भाई, Mn 1 है, Mn बैलेंस है, उसको छोड़ दो। Cl कितना है, Cl यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ Cl कितने हैं 2 हैं। आराम से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई आप कर दो, तो यहाँ पे Cl 2 हो गए, इधर भी Cl 2 हो गए। फिर क्या करना है, फिर देखो सल्फर को, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, सल्फर इधर कितने हैं भाई, सल्फर 1 ही है, जबकि इधर सल्फर कितने हैं, इधर सल्फर 1 और 1। अच्छा, यहाँ पे सोडियम 2 हुए, तो यहाँ भी हमें 2 मारना पड़ेगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हमने कोफिशिएंट कर दिया, तो इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड हो गया अपना। अब देखो सल्फर कितने हैं, नीचे देखो सल्फर कितने हैं, 2 और 1 3 सल्फर तो आपके पास नीचे आ गए। ऊपर कितने सल्फर है, 1 ही है, इधर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर देखो, फिर किसको आप देखोगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को देख लो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है इधर।
तो अपने पास आ जाएगा ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन इधर 4 और 2 6 हो गए, इधर भी 3 2 6 हो गया। आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को लास्ट में आपको गिनना है। सो इधर 4 2 8 और 2 10 और 4 इसमें 14 हो गए इधर, और 12 और 2 14। ठीक है भाई, बैलेंस्ड है। अपना कोफिशिएंट कितने कितने आ गए, तो पहला कोफिशिएंट आया 1, दूसरा 2, तीसरा 3। ठीक है, 1 2 3 का ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 1 और फिर 2, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। 1 2 3 फिर 1 2 1 2, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। तो आपको करना क्या है, टेक्निक क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस ना करना है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करना है। जो आपको नए एलिमेंट दिख रहे हैं, आपको मैग्नीज दिखाई दे रहा है, आपको सल्फर दिखाई दे रहा है, आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, उसको पहले बैलेंस करो, हाइड्रोजन को लास्ट में, ऑक्सीजन को लास्ट में। इससे आपका बैलेंसिंग सबसे जल्दी हो जाएगा। सो ये आपके पास 10 के 10 यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपने बहुत अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा, और जितने भी देखो जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, और इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, जो कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको बताए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।